नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो को आपको दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं और उनकी जानकारी सीधा सीधा आप तक पहुंचा देना, और साथ ही आपके प्रदेश के मुखिया यानी कि आपके चुनिंदा मुख्यमंत्री किन योजनाओं में शरीक हो रहे हैं, वो योजनाएं कैसे आपको लाभान्वित करेंगी, वो योजनाएं कैसे आप तक पहुंचेंगी, और साथ ही आपके राज्य के इर्द गिर्द दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, इस शो के जरिए पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उत्तराखंड के कई शहरों में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बेरोजगारों को रोजगार की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इस रोजगार मेले को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार हो या बीजेपी सरकार, हर युवा को उनकी रुचि क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के नए अवसर व तरीके सुनिश्चित करने का हमारी जो कोशिश है वो लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जहां भी बीजेपी की सरकार है, उन सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में धनतेरस के मौके पर इसकी शुरुआत की थी। आज चौथे रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के जरिए इस साल के आखिरी तक केंद्र सरकार के तमाम इकाइयों में तकरीबन 10 लाख रोजगार उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, एक बार से सुनाते हैं। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें उत्तराखंड भी जुड़ रहा है। साथियों, हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है। इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक हो, इंजीनियर हो या फिर रॉ मटेरियल के उद्योग हो, छोटे छोटे कारोबार हो, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ने से युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। पहले
इस प्रकार के रोजगार के लिए भी उत्तराखंड के मेरे ग्रामीण नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को शहर की तरफ भागना ही पड़ता था। गांव गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री के रोजगार मेले में संबोधन के जो कुछ खास बातें रही, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो पॉइंटर वाइज और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो रोजगार मेले में प्रधानमंत्री की बड़ी बातें क्या कुछ हैं, वो जरा गौर से देखिएगा। गांवों में वापसी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी क्षेत्र में निवेश, युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करेंगे शिक्षक। हर युवा को रुचि और योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान किया जाएगा। मुद्रा लोन के तहत देश में तकरीबन 38 करोड़ मुद्रा लोन दिए जाएंगे। युवाओं को अवसर की बात यहाँ की जा रही है और साथ ही जिन्हें लोन लेना है, मुद्रा लोन लेना है, उनके लिए भी 38 करोड़ मुद्रा लोन का प्रावधान किया गया है। हम आपको बता दें कि जो युवा हैं वो ये जो पूरा लाभ दिया जा रहा है रोजगार मेले में प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका पूरा लाभ भी उठा सकते हैं बिना गारंटी के। ये जो लाभ है, ये जो लोन है, युवाओं को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे बात करेंगे, साथ ही पुष्कर सिंह धामी की बात कर लेते हैं। तो राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार मेले में पहले प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर राज्य में मुख्यमंत्री उत्थान योजना, साथ ही ज्ञान कोष योजना की शुरुआत की। राज्य में छात्रों को IAS, IPS, PCS, NDA, CDS, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना की शुरुआत की गई। मैं आपको बता दें, इस योजना के तहत ऐसे सभी गरीब छात्रों को मुफ्त में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में लगभग 5 विषयों के चयनित सहायक टीचर्स को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। शिक्षा विभाग के तहत तकरीबन 1431 सहायक टीचर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जबकि मुख्य सेवक सदन में 150 सहायक टीचर्स को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर जो हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन हैं, उनको 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। और रोजगार दिए जाने के लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में ऐसे ही जो रोजगार मेले, जिनमें आज डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा कि 2500 लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास हमारे आगे भी जारी रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारा यह भी प्रयास है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, उनके सशक्तिकरण का, उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और मैं पहली बार जब मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया था, तो उसी समय सारे विभागों में जितने भी पद रिक्त थे, हमने संकल्प लिया था कि सारे पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और वो भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। पिछले आप 2021-22 के आप टोटल अध्याचनों को निकालेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इस पर बहुत तेजी से काम हुआ है। और पिछले सालों में ये आंकड़ा हमारा सर्वाधिक है। हर 15 दिन में जितने भी हमारे
सरकारी विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है, जिनके अध्याचन निकलने हैं, उन सभी को आपके स्तर से लगातार उसकी समीक्षा होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा जो शुचिता के साथ सरकारी विभागों में जितने खाली पद पड़े हुए हैं उन सभी को तेजी से भरने का हमने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आप लोगों का रिजल्ट निकलने में भी देर हो गई, ये नियुक्ति प्रक्रिया में भी देर हो गई। उसके पीछे कारण आप सब जानते हैं। अभी ठोक कर, बजा कर, ऊपर करके, नीचे करके, तोल कर, मोल कर, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाले गए। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित कायाकल्प अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरों कस्बों में सड़कों के मेंटेनेंस के लिए अब आर्थिक संकट बाधा नहीं बनेगा। प्रदेश के 413 निकायों को सड़कों की मरम्मत के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहली किश्त तकरीबन 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार राज्य के बजट से सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। बिल्डर प्लॉट काटकर निकल गया है और साथ ही लोगों के जीवन भर की कमाई इसमें लग गई है, इसीलिए अब नई अवैध कॉलोनीज नहीं बनने दिया जाएगा। दो चीजें और हमने तय की। एक, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया। हम सब जानते हैं कि अलग अलग जगह लोगों ने अपनी मेहनत की, पसीने की कमाई से, गरीब ने, निम्न मध्यम वर्गीय ने, मध्यम वर्गीय ने अपना मकान बना लिया। वो बिल्डर तो काट कूट के निकल लिया प्लाट, और बाद में फिर टैग लग गया कि तो अवैध कॉलोनी है। तो कई दिक्कतों का वह सामना करना पड़ता है कि ये नहीं लगेगा, वो नहीं होगा। हमने तय किया नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने देंगे और उस पर सख्त एक्शन, क्योंकि ये लोग पैसा कमाते और भग जाते हैं। ना ड्रेनेज का सिस्टम, ना सीवरेज की लाइन, ना सड़कों की व्यवस्था, प्लाट काटा पैटा और निकल गए। तो ये तो धन कमा लेते हैं, बाद में जनता को दिक्कत होती है, फिर जनता आपका गला पकड़ती है कि लाओ अब करो। तो इस पे कड़ा नियंत्रण करने का फैसला किया है। क्या कोई ऐसा कोई प्लाट काटने वाला करेगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। नए पे हम नहीं होने देंगे। पुरानी बन गई वर्षों से, उनको वैध करने का फैसला हुआ है, तो वो प्रक्रिया भी पूरी आप देख के कॉलोनी के आवेदन भूपेंद्र जी और आप बैठे हैं भदौरिया, मंगा के बाकायदा परीक्षण करके ये वैध करते जाएं। कब तक बेचारे अवैध के कलंक को ढोते रहेंगे। और एक और, जब कोई योजना बनती है तो खुदाई हो जाती है। सीवेज की लाइन तो पता चला पूरी सड़क खुद गई, तो सीवेज की लाइन डालने का तो आपको यश मिला नहीं, और उड़ती धूल की गालियां आप खा रहे हैं धूल के साथ साथ। तो जरूरी है कि रीस्टोरेशन का काम, पानी के लिए चाहे खुदे सड़क, और अब प्रधानमंत्री जी का जो गति शक्ति अभियान, उसमें तो पहले से सारी चीजें तय होनी चाहिए। नहीं तो पहले खोद डाली बीच में से। अच्छा, खोदना भी क्या, वो अलग तरह के कटर होते हैं, उनने जेसीबी लगा के खोद के अपनी सड़क बिगाड़ी और निकल लिए। तो इस पे भी कड़ा ध्यान होना चाहिए। काय से खोदना चाहिए, कितनी कटनी चाहिए, खुदनी नहीं कटनी चाहिए, और फिर रीस्टोरेशन हो जाए तो सड़क अपनी जैसी की तैसी हो जाए। उस कान पे भी आप ध्यान देंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी खबर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कृषि विभाग ने सिंचाई क्षेत्र में बेहतर योगदान दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सिंचाई पेयजल उद्योगों के लिए राज्य को देश भर में पहला स्थान दिया है, और इसके तहत सिंचाई ऊर्जा ब्यूरो प्रदेश को CBIP अवार्ड से नवाजा गया। तो वहीं शराब पर सख्ती करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सालों में शराब की दुकान में पीने की व्यवस्था थी, आहते में लोग शराब पीकर घर जाते थे और साथ ही उत्पाद भी मचाते थे। इसके बाद सरकार ने आहते पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा और कहा कि घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए
आपने कौन सी हेल्पलाइन शुरू की थी, इसका जवाब देना होगा। एक मध्य प्रदेश के लिए प्रसन्नता की खबर है। मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चुना गया है। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ये अवार्ड जो मध्य प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में नहरों से नहीं, पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में जो सिंचाई की है, उसके कारण पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। पाइप प्रणाली का फायदा यह है कि पानी इसमें बहुत बचता है। जब कैनाल से पानी ले जाते हैं तो पानी सीपेज भी होता है, भाप बन के उड़ता है, तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन मध्य प्रदेश ने तय किया प्रेशराइज्ड पाइप की जो सिंचाई प्रणाली है, मतलब पानी खींचेंगे पाइप से, कैनाल से नहीं ले जाएंगे, पाइप से पानी ले जाएंगे और किसान के खेत में आउटलेट दे देंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश अब देश में नंबर 1 का राज्य है। मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। और सिंचाई की क्षमता भी हमारी 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ के अब 45 लाख हेक्टेयर हो गई है और 65 लाख हेक्टेयर तक हमको इसको ले जाना है। बहुत पहले से मध्य प्रदेश में हमने ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे, वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा एक सामाजिक बुराई है और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। पहले अक्सर ये होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी तो 150, 200, 300 नई शराब की दुकानें प्रस्तावित की जाती थी खोलने के लिए। हमने तय किया कि कोई शराब की दुकान नई नहीं खोलेंगे, इसलिए वर्षों से हमारी संख्या स्थिर है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे शराब की दुकानों का मामला हो, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू भी बहुत कम है और शराब की दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं। हमने कल एक और फैसला किया। हमने देखा कि अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां जो अहाता बना हुआ है, बैठ के पीने की जगह वहां पीते हैं। अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। आप शराब पी के कोई निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी, कई बार माँ, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पड़ती है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती थी। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेल हो गई थी। उनने वादा किया था कि घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पृथक से पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की अलग से, ये तो बताइए।
और अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। यहाँ पर जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यास मेडिसिन का लोकार्पण उन्होंने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान की शुरुआत की, फ्री मेडिसिन के बाद अब इसे आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भामाशाह और आयुष्मान स्कीम को जोड़ करके चिरंजीवी योजना भी तैयार की। यहाँ पर 10 रुपए का बीमा किया, इसे अब बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है और अब सरकार के पैकेज में राजस्थान से बाहर भी इलाज करा सकते हैं। सबको मालूम है कि सरकार आपकी है, उसने भी सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान का एक कैंपेन शुरू किया था। डॉक्टर देवी सेठी को बुलाया बेंगलोर से, नान हरजाले के वाले बहुत एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शिव सैन आए थे दिल्ली से, जो लीवर के एक्सपर्ट हैं। अपोलो के डॉक्टर आए थे और हमने एक शुरुआत करी थी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, पर क्योंकि पिछली बार आपके आशीर्वाद से मैं जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब हमने शुरुआत करके थी फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट शुरू किए थे, डायलिसिस भी फ्री किया था। तो वो एक दिमाग में धुन थी कि इसको आगे बढ़ाना मुझे। और तीसरी बार जब अवसर मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, तो उस काम को मैंने सबसे पहले हाथ में लिया और हम लोगों ने स्कीमों को जोड़ा। हमने जो भामाशाह पहले चल रहा था, आयुष्मान भारत चल रहा था देश के अंदर, दोनों की कैटेगरी अलग अलग थी। एक सोशो इकोनॉमिक जो है सेंसस किया गया था यूपी गवर्नमेंट में, उसके अलावा चल रहा है आयुष्मान भारत 5 लाख का। भामाशाह पिछली गवर्नमेंट की खुद की स्कीम थी, 5 लाख। और वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उनके लिए थी। हम दोनों को जोड़ा, 10-15 लाख लोग ज्यादा बढ़ गए थे। उससे शुरुआत करी मैंने, बाद में हमने उसको 10 लाख का बीमा किया, जो देश में कहीं पे भी नहीं 10 लाख। और बड़ी खबर की ओर रुख करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के जवानों से प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संवाद हो रहा है। क्या कुछ प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह रहे हैं, एक बार जल्दी से आपको सुनवाते हैं। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जो तुर्की में बचाव दल से लोग वापस लौटे हैं ऑपरेशन दोस्त के तहत, प्रधानमंत्री की उनसे बातचीत, क्या जानकारी आपके पास है? निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, जो तुर्की में जो बचाव दल गया था, बचाव दल के जो सदस्य हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो बचाव दल गया था, जिसमें हम जानते हैं कि एनडीआरएफ और सेना के जो जवान थे, उन्होंने वहां पर जो भूकंप में फंसे हुए तमाम लोगों की जानें बचाई और राहत और बचाव कार्य में एक योगदान किया। निश्चित तौर पर भारत की जो छवि है वो अगर आप बीते कुछ वर्षों में देखें तो एक ऐसे देश के तौर पर उभरी है जो अपनी चुनौतियों का तो बेहतर तरीके से सामना कर ही रहा है, लेकिन दुनिया के जब किसी और देश में कोई चुनौती आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है या फिर कोई संकट आता है, तब भारत बढ़ चढ़कर मदद करता है, हिस्सा लेता है, राहत सामग्री भेजी जाती है। और हमने देखा है कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। एनडीआरएफ जवानों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद थोड़ी ही देर में होगा। आपको बता दें कि तुर्की में जिस तरीके से भूकंप आया उसके बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त मुहिम चलाई और उसके बाद तमाम जितने एनडीआरएफ के हमारे जवान हैं उनकी मदद के बाद भारत वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन थोड़ी ही देर में शुरू होगी, देखना ना भूलिएगा। और साथ ही अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और साथ ही देखना ना भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर।